है एवरीवन, वेलकम टू कैटलिस्ट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस यूट्यूब चैनल। मैं समा शुक्ला आपके सामने हूँ आज बिगनर्स वीडियो सीरीज के पहले वीडियो में। और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे CSIR नेट JRF एग्जामिनेशन के बारे में कि एग्जाम होता क्या है, कौन सी बॉडीज को कंडक्ट कराती है और क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है इस एग्जाम में अपेयर होने के लिए। तो सबसे पहले समझने की कोशिश करते हैं कि ज्वाइंट CSIR UGC नेट एग्जाम है क्या। तो मैं आपको बता दूं कि वो सभी एस्पिरेंट्स, वो सभी स्टूडेंट्स जो कि अपना करियर एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर बनाना चाहते हैं या फिर आप रिसर्च फील्ड में जाना चाहते हैं, तो ये एग्ज़ाम आपके लिए है। क्योंकि इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के बाद में आप थ्रू आउट इंडिया किसी भी कॉलेज में या किसी भी यूनिवर्सिटी में एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, या फिर आप किसी भी रिसर्च इंस्टीट्यूशन में या यूनिवर्सिटी में आप रिसर्च के लिए PhD के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं इस एग्ज़ाम के थ्रू। इसके साथ ही साथ ये देख लेते हैं कि ये पर्टिकुलर एग्जाम किन किन स्ट्रीम्स में कंडक्ट कराया था, क्योंकि इस क्वेश्चन को भी लेके बहुत सारे बच्चों के मन में डाउट होता है। तो मैं बता दूं कि साइंस के 5 डिफरेंट स्ट्रीम्स में ये आपका एग्जाम कंडक्ट कराया था, जिसमें केमिकल साइंसेज है, अर्थ साइंसेज है, लाइफ साइंसेज है, मैथमेटिकल साइंसेज और फिजिकल साइंसेज। अगर आप में इनमें से किसी स्ट्रीम में अपने मास्टर्स कंप्लीट किए हैं, अपना पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है, तो आप इस एग्जाम में अपीयर हो सकते हैं। अब देखिए, एक क्वेश्चन और आपके दिमाग में आता है कि एग्जाम कंडक्ट कौन कराता है। तो मेनली 3 बॉडीज इन्वॉल्व होती हैं इस एग्जाम के कंडक्शन में, जो आपको सबसे पहले पता है CSIR विच स्टैंड्स फॉर काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, एंड को कोलैबोरेशन होता है UGC के साथ में, जो कि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन है। और दिसंबर 2019 से आपका NTA भी इसमें इन्वॉल्व हो गया है, जो कि CBT मोड में ये CSIR का एग्जाम कंडक्ट करा रहा है। तो इससे पहले ये एग्जाम आपका ऑफलाइन में मोड में होता था, बट दिसंबर 2019 से एग्जाम आपका NTA के थ्रू CBT मोड में, ऑनलाइन मोड में कंडक्ट कराया जा रहा है। अब देखिए, जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको डिस्कस कर लेते हैं कि कौन से स्टूडेंट्स इस एग्जाम में अपीयर हो सकते हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। कि अगर आप इस एग्जाम में अप्लाई करना चाह रहे हैं तो आपकी मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए, ग्रेजुएशन होना चाहिए, या एज लिमिट क्या है, ये चीजें डिस्कस कर लेते हैं। क्योंकि ये भी बहुत कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन है, जो आप सभी पूछते हैं मुझसे अक्सर कि मैंने मास्टर्स अभी ज्वाइन किया है, मेरी ये है, मेरा ये स्ट्रीम है, तो हम इस एग्जाम में अप्लाई कर सकते हैं या नहीं। तो देखिए, सबसे पहली चीज, अगर हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में अगर हम एकेडमिक क्वालिफिकेशन की बात करें, तो आप सभी को पता है कि आपके मास्टर्स होने चाहिए रेस्पेक्टिव स्ट्रीम में, अगर आप इस एग्जाम में अपीयर होना चाहते हैं। और अगर आप मार्क्स का क्राइटेरिया देखें कि मास्टर्स में आपके मार्क्स कितने होने चाहिए, तो ये आपके 55% मार्क्स आपके होने चाहिए जनरल और OBC कैटेगरी के लिए। अगर आप में से कोई भी स्टूडेंट जो कि जनरल या OBC कैटेगरी को बिलोंग करता है, तो आपके मास्टर्स होने चाहिए 55% मार्क्स के साथ में। इसके अलावा 5% का रिलैक्सेशन होता है SC ST कैंडिडेट के लिए, और वो कैंडिडेट जो कि PWD फिजिकली एंड विजुअली हैंडीकैप कैटेगरी में आते हैं, उनके लिए 5% का रिलैक्सेशन होता है। इसके साथ में कुछ आपके 4 ईयर कोर्सेज भी हैं, जिनको भी अगर आपने ऑप्ट किया है तो भी आप इस एग्जाम में अप्लाई कर सकते हैं। लाइक BS 4 ईयर कोर्स है, BE है, BTech है, B.Pharma है, MBBS है ना, इंटीग्रेटेड BS MS है, MSc और इक्विवेलेंट डिग्री BSc ऑनर्स है, या फिर PhD MSc इंटीग्रेटेड PhD अगर आपने कोर्स ज्वाइन किया तो भी आप इस एग्जाम में अप्लाई कर सकते हैं। बट शर्त इतनी है कि आपके जो मास्टर्स हैं वो आपके 55% मार्क के साथ होने चाहिए, अगर आप जनरल या फिर OBC कैटेगरी को बिलोंग करते हैं। एक और बहुत कॉमन क्वेश्चन जो आप लोग पूछते हैं मुझसे कि मैम मैंने मास्टर्स में अभी ज्वाइन किया है, मैं फर्स्ट सेमेस्टर में हूँ, क्या मैं इस एग्जाम के लिए अप्लाई कर सकता हूँ या नहीं। ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है जिसमें आप लोग कोरा के ग्रुप पे आप सबसे ज़्यादा ये क्वेश्चन पूछते हैं कि मैं एलिजिबल हुई इस एग्जाम के लिए नहीं, अगर मैं सेमेस्टर फर्स्ट में हूँ तो, फर्स्ट सेमेस्टर में हूँ तो यहाँ पे देखिए, आपके लिए चीज़ समझना जरूरी है कि अगर आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया और अगर आपने मास्टर्स में एडमिशन ले लिए हैं, तो भी आप इस एग्जाम में अप्लाई कर सकते हैं। आप मास्टर्स कर रहे हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं, या आप कर चुके हैं, या फिर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन में एडमिशन ले लिया है, तीनों कंडीशंस में आप इस एग्जाम में अप्लाई कर सकते हैं, अपीयर हो सकते हैं। बस कंडीशन ये होती है कि जो बच्चे फर्स्ट सेमेस्टर में इस एग्जाम में अपीयर होते हैं वो RA की कैटेगरी में अप्लाई करते हैं, रिजल्ट अवेटेड की कैटेगरी में अप्लाई करते हैं। और आपका जब मास्टर्स आपके कंप्लीट हो जाते हैं, जब आपको अपने PG का सर्टिफिकेट, PG की मार्कशीट आपको मिल जाती है, जब इसको आप शो करते हैं CSIR को, फिर वो आपको आपका सर्टिफिकेट देते हैं।
अगर आप वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पूरा कर रहे हैं 55% मार्क्स का, तो ये सर्टिफिकेट आप उनको देते हैं और आप अपनी मार्कशीट ले लेते हैं। क्योंकि आपको, अगर आप फर्स्ट सेमेस्टर में नेट जेआरएफ का एग्जाम क्वालिफाई कर रहे हैं, तो आपको इमीडिएटली रिजल्ट सर्टिफिकेट आपको नहीं मिलेगा। जब आप एमएससी कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद ये सर्टिफिकेट आपको हैंड ओवर किया जाएगा, जब अपनी मार्कशीट आप उनको दिखाएंगे। अब दूसरे पॉइंट पे आते हैं। दूसरा जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, जो कि एज से रिलेटेड है, कि एज लिमिट क्या होनी चाहिए। तो यहाँ पे देखिए, मैं एज लिमिट के बारे में आपको बताना चाहूंगी कि एज लिमिट दो तरीके से हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। एक, जेआरएफ के लिए एज लिमिट क्या है, और दूसरी नेट के लिए एज लिमिट क्या है। तो देखिए, जेआरएफ, अब आप कंफ्यूज नहीं करिएगा कि नेट और जेआरएफ दो सेपरेट एग्जाम है। नेट और जेआरएफ दोनों एग्जाम आपके सेम ही हैं, बस कट ऑफ के बेसिस पे आपको हायर साइड पे जेआरएफ की कट ऑफ मिलती है, लोअर साइड पे आपको नेट की कट ऑफ मिलती है। इसको भी आगे भी हम डिस्कस करेंगे। बट अभी ये समझ लेते हैं कि जब भी आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते हैं, तो आपके पास ये चॉइस होती है, आपके पास ये ऑप्शन होता है कि या तो आप नेट के लिए चेक मार्क करें, टिक करें, या फिर आप जेआरएफ और नेट दोनों के लिए करें। तो देखिए, अगर आप जेआरएफ और नेट दोनों, या फिर जेआरएफ के लिए अगर आप ऑप्ट कर रहे हैं, एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर रहे हैं, और आप जनरल कैंडिडेट हैं, ठीक है, तो आपकी एज लिमिट जो है वो 28 ईयर है। जनरल और ओबीसी के लिए जो एज लिमिट है ये 28 ईयर है। मतलब अगर आप 28 ईयर के हैं तभी आप जेआरएफ के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप 29 या 30 ईयर के हैं और जनरल या ओबीसी कैंडिडेट हैं, तो आप जेआरएफ के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। अगर आपने अप्लाई किया है तो आपको केवल और केवल नेट का सर्टिफिकेट मिलेगा, जेआरएफ का सर्टिफिकेट आपको नहीं मिलेगा। और आपको पता होगा कि जो जेआरएफ का सर्टिफिकेट होता है उसमें आपका नेट का सर्टिफिकेट इंक्लूड होता है, राइट। अगर आप नेट के एलिजिबिलिटी की बात करें तो नेट के लिए कोई भी अपर एज लिमिट नहीं होती है। आप मास्टर्स कंप्लीट कर लें, उसके बाद आप कभी भी, या मास्टर्स करते हुए या मास्टर्स कंप्लीट कर लें, कोई भी एज लिमिट आपकी नेट के लिए नहीं है। आप कभी भी इस नेट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं जेआरएफ के लिए रिलैक्सेशन क्या है बाकी कैंडिडेट्स के लिए। तो यहाँ पे देखिए 5 ईयर का रिलैक्सेशन है। रिलैक्सेशन आपका एसटी के लिए, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और फिजिकली हैंडीकैप या विजुअली हैंडीकैप एंड फीमेल एप्लीकेंट्स के लिए भी। तो आप समझ सकते हैं कि इनके लिए आपका 28+5 मतलब 33 ईयर तक अप्लाई कर सकते हैं, जो कि आपके एससी एसटी फीमेल कैंडिडेट्स या फिर फिजिकली हैंडीकैप कैंडिडेट्स होंगे, वो 33 ईयर तक की एज तक जेआरएफ के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और ये जो रिलैक्सेशन है ये 3 ईयर है। ओबीसी जो नॉन क्रीमी लेयर को कैंडिडेट्स बिलोंग करते हैं, उनके जो रिलैक्सेशन है ये 3 ईयर का होता है, ठीक है। दोनों चीजें आपको बहुत ध्यान रखनी है, और ये तभी आप चेक मार्क करते हैं जब आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना होता है, तभी आप जेआरएफ और नेट को करते हैं। अब देखिए, जो सबसे ज्यादा कॉमन क्वेश्चन है ये भी डिस्कस कर लेते हैं कि नेट और जेआरएफ क्या है। क्योंकि आप में से बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि मैम नेट और जेआरएफ सेपरेट एग्जाम है, कट ऑफ किस तरीके से कब हमको फेलोशिप मिलेगी, अगर हमको नेट का सर्टिफिकेट मिलता है तो हम क्या कर सकते हैं, जेआरएफ का मिलेगा तो क्या कर सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आप लोग पूछते हैं, तो ये भी मैं आपको क्लियर करना चाहूंगी। यहाँ पे एक एग्जाम्पल लेते हैं कि सपोज जब आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर रहे हैं, ठीक है, तो मैंने बताया कि या तो आप नेट के लिए अप्लाई करेंगे या तो आप जेआरएफ के लिए अप्लाई करेंगे। वहीं पे आपको चूज करना होता है कि आप नेट के लिए अप्लाई करें या फिर आप जेआरएफ के लिए अप्लाई कर रहे हैं। तो सबसे बेस्ट कंडीशन होती है, अगर आप एज रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर आप एज का क्राइटेरिया फुलफिल करते हैं, तो आप जेआरएफ के लिए अप्लाई करें, मैं ये बोलूंगी। क्योंकि जब आप जेआरएफ के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको इसमें जेआरएफ और नेट का दोनों का सर्टिफिकेट मिलता है। इसको एक एग्जाम्पल से लेके समझते हैं। मान लीजिए कि दिसंबर 19 का कोई भी एक एग्जाम सपोज आप लेके चलें, कि मान लीजिए जो नेट की कट ऑफ है इसमें ये आपकी 50% है। मैं जेआरएफ की बात कर रही हूँ कि कोई भी नेट जेआरएफ का आपका एग्जाम था जिसमें जो नेट की कट ऑफ थी वो आपकी 50% थी, और जेआरएफ की कट ऑफ उस एग्जाम में 55% सपोज जाती है। और जब आपने फॉर्म फिल किया तो आपने केवल नेट को चेक मार्क किया, ठीक है, आपने केवल नेट को चेक मार्क किया, और आपने जब रिजल्ट आया तो आपके जो मार्क्स थे वो 56% थे, ठीक है, आपके मार्क्स 56% थे। तो आपके मार्क्स तो जेआरएफ के स्कोर से ज्यादा हैं, जेआरएफ के कट ऑफ से ज्यादा हैं, लेकिन क्योंकि जब फॉर्म आपने फिल किया तो आपने केवल नेट को चेक मार्क किया, इसलिए आपको जेआरएफ का सर्टिफिकेट इस कंडीशन में नहीं मिलेगा अगर आपने केवल और केवल नेट के लिए चेक मार्क किया था। दूसरी कंडीशन लेके चलते हैं। इसी कंडीशन में अगर आपने जेआरएफ और नेट दोनों वाले को चेक मार्क किया था और आपके 56% मार्क्स आ रहे हैं, तो आपको जेआरएफ का सर्टिफिकेट मिलेगा, जिसमें कि आपका नेट का सर्टिफिकेट जो होगा वो इंक्लूड होगा, ठीक है। तो बेहतर होता है कि जब भी आप ऑप्ट करें
तो आप ये चीज इंश्योर करें कि आप नेट और जेआरएफ दोनों के लिए मार्क करें, क्योंकि आपका कोई नुकसान नहीं है। अगर आपके मार्क्स नेट के आते हैं तो आपको नेट का सर्टिफिकेट मिल जाएगा, और अगर आपके मार्क्स जेआरएफ के कट ऑफ के अराउंड जाते हैं तो आपको जेआरएफ का सर्टिफिकेट मिल जाएगा। लेकिन अगर आप केवल नेट के लिए ऑप्ट करेंगे और आप जेआरएफ के लिए क्वालिफाई करेंगे तो आपको जेआरएफ का सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा, चाहे आपकी मार्क्स आपके कट ऑफ से ज्यादा हो तो भी। ठीक है, अब दूसरी चीज समझने की कोशिश करते हैं कि भाई आपको लगता है कि ये कट ऑफ का क्या डिफरेंस है। तो देखिए, जो नेट की कट ऑफ होती है हमेशा ये 3 to 5% अगर मैं बोलूं, है ना, तो ये आपकी जेआरएफ से लोअर साइड पे होती है। मतलब हमेशा जो आपकी नेट की कट ऑफ होती है ये कम होती है जेआरएफ से 3 to 5%। मतलब जो हायर साइड पे जो कट ऑफ होती है वो जेआरएफ की होती है, जो स्टूडेंट्स ज्यादा मार्क्स गेन करते हैं उनको जेआरएफ का सर्टिफिकेट मिलता है, और लोअर साइड पे आपकी नेट की कट ऑफ जाती है। नेट की जो एलिजिबिलिटी है वो आपकी थ्रू आउट लाइफ है। नेट का सर्टिफिकेट आपका थ्रू आउट लाइफ वैलिड होता है। आप कभी भी इस नेट के सर्टिफिकेट के थ्रू आप किसी भी यूनिवर्सिटी या कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बट जो जेआरएफ का सर्टिफिकेट है, इसमें नेट की एलिजिबिलिटी तो आपकी लाइफ टाइम के लिए होगी, बट जेआरएफ के थ्रू अगर आप अपनी फेलोशिप अवेल करना चाहते हैं, आप कहीं भी पीएचडी के लिए रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं और आप अपनी फेलोशिप लेना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको विद इन 2 ईयर किसी भी यूनिवर्सिटी या फिर कॉलेज में आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा अपने पीएचडी के लिए, तब आप जेआरएफ की फेलोशिप अवेल कर सकते हैं। ठीक है, अब समझने की कोशिश करते हैं कि अगर आपने जेआरएफ के लिए क्वालिफाई किया तो आप आगे क्या कर सकते हैं। ठीक है, जो आपको डाउट होता है कि मैम हमको नेट हम क्वालिफाई करेंगे तो हमको फेलोशिप मिलेगी या फिर जेआरएफ क्वालिफाई करेंगे तो मिलेगी, कितना अमाउंट होता है फेलोशिप का, या ये सब चीजें क्या है, इसको थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। तो देखिए, जब आप जेआरएफ क्वालिफाई करते हैं तो मैंने आपको ऑलरेडी बोला कि जेआरएफ के सर्टिफिकेट में एलएस का लेक्चरशिप का जो सर्टिफिकेट है वो ऑलरेडी इंक्लूडेड होता है। इट ऑल्सो गेट्स यू फेलोशिप फॉर योर पीएचडी। और अगर आप जेआरएफ सर्टिफिकेट के साथ में पीएचडी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, किसी भी इंस्टीट्यूट में रजिस्टर करना चाहते हैं खुद को, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आपको पर मंथ स्टाइपेंड भी प्रोवाइड करती है अगर आप जेआरएफ के थ्रू रजिस्टर कर रहे हैं पीएचडी के लिए। एंड इन मेनी इंस्टीट्यूशन यू आर एग्जेम्प्टेड फॉर पीएचडी एंट्रेंस एग्जामिनेशन एंड और डायरेक्टली कॉल फॉर इंटरव्यू। वैसे बहुत सारे इंस्टीट्यूशन में क्या होता है कि आपको इंटरव्यू के लिए नहीं बैठना होता है पीएचडी के लिए, वो डायरेक्ट आपकी कॉल आती है अगर आपके पास जेआरएफ का सर्टिफिकेट है तो। अब दूसरी चीज डिस्कस कर लेते हैं कि अगर आपने एलएस के लिए क्वालिफाई करा, अगर आपने केवल लेक्चरशिप के लिए क्वालिफाई किया है तो फिर आगे आप क्या कर सकते हैं। तो देखिए, अगर आपने एलएस के लिए क्वालिफाई करा है देन यू आर एलिजिबल फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर। किसी भी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई कर सकते हैं, बट ये सफिशिएंट नहीं है। ध्यान रखिएगा कि अब जो है, जब भी इंटरव्यू होता है आपका तो उसमें बहुत सारी चीजें मैटर करती है। नेट तो आपका मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है कि अगर आपके पास नेट है तो आप अप्लाई कर सकते हैं इस पोस्ट के लिए। लेकिन अगर आपने पीएचडी की हुई है, आपके रिसर्च पेपर्स अच्छे हैं और सारी चीजें हैं, तो उससे आपको वेटेज मिलता है, उससे आपको एडवांटेज मिलता है। ठीक है, अब देखने समझने की कोशिश करते हैं कि अगर आपने जेआरएफ क्वालिफाई किया और आप अपने आप को कहीं पे पीएचडी के लिए रजिस्टर करते हैं तो फेलोशिप का अमाउंट क्या होगा, टेन्योर क्या होगा, ये चीजें समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, जब आप एज ए जेआरएफ जूनियर रिसर्च फेलो ज्वाइन करते हैं किसी भी इंस्टीट्यूट में, तो फर्स्ट 2 ईयर आप जूनियर रिसर्च फेलो के तरीके से वर्क करते हैं, और यहाँ पे आपको पर मंथ जो स्टाइपेंड होती है वो आपको 31,000 पर मंथ मिलती है प्लस एचआरए। इसके साथ में आपको 20,000 पर ईयर की कंटिजेंट ग्रांट भी मिलती है जो आप अपने लव वर्क्स के लिए यूज कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद क्या होता है, जब आप अपना 2 साल कंप्लीट कर लेते हैं, आपका एसआरएफ का असेसमेंट होता है एक्सटर्नल और इंटरनल पैनल के प्रेजेंस में, जिसके थ्रू आपको एसेस किया जाता है कि आपने 2 साल में क्या रिसर्च वर्क किया है। उसके अकॉर्डिंग आपको जो है प्रमोट किया जाता है फॉर एसआरएफ, सीनियर रिसर्च फेलोशिप की तरीके से, और 3rd, 4th, 5th ईयर आप एसआरएफ की तरीके से वर्क करते हैं, जिसमें आपकी जो स्टाइपेंड का अमाउंट है वो इंक्रीज हो जाता है, 35,000 पर मंथ हो जाता है। ठीक है, और ये आपको 3rd, 4th, 5th ईयर के लिए एक्सटेंड कर दिया जाता है। तो ये बात हो गई आपकी नेट जेआरएफ की, और जेआरएफ के थ्रू आप किस तरीके से फेलोशिप अवेल करते हैं, नेट के थ्रू आपके क्या करियर ऑप्शंस होते हैं, ये सारी चीजें। आई थिंक आपको इस एग्जाम से रिलेटेड कुछ क्लैरिटी मिली होगी, कुछ नई इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो से मिली होगी। बहुत जल्दी हम और पार्ट के साथ में आएंगे इस वीडियो के, जिसमें हम इस एग्जाम के पैटर्न की बात करेंगे, सिलेबस की बात करेंगे,
और डिटेल में डिस्कस करने की कोशिश करेंगे कि लाइक आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो नेट का सर्टिफिकेट कितना रेलिवेंट है आपके लिए, या पीएचडी का क्या रोल है ना, ये सारी चीजें भी डिस्कस करेंगे। और कोई क्वेश्चन आपके मन में हो, कोई डाउट हो इस एग्जाम से रिलेटेड, तो आप मुझे कॉमेंट सेक्शन के थ्रू बता सकते हैं। मैं कोशिश करूंगी कि जल्दी से जल्दी उस टॉपिक पे भी वीडियो अपलोड करूं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।